सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। ये वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टूडेंट्स और चैनल नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो है सो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का वीडियो आते ही रहते हैं, इन्फॉर्मेशन का वीडियो आते ही रहते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इस वीडियो में बताने क्या वाले हैं। तो बताने वाले से हिस्ट्री IRC 2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ आंसर यानी मास्टर वीडियो, ठीक है। इसमें सारा कुछ बताया जाएगा जितना भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, यानी कि जो 1 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं वो सारा अतुल लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, इल्तुतमिश किसका दास था, और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, करो या मरो का नारा किसने दिया, ये सारा कुछ का आंसर भी देखेंगे। अभी देखते हैं, चलिए तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी की किए थे स्टूडेंट्स। और देखिए, आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था। ये आप लोग को एग्जाम में आएंगे तो आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए, इल्तुतमिश किसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। अगला देखिए, उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा जी किए थे। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी दिए थे, ठीक है। अब देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न टाइप क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखिए क्या कुछ है। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, तो यह युग सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था। जो उत्तर वैदिक कालीन था यानी वेद का रचना तो हो चुका था, उसके बाद वाला काल लगभग, ठीक है। वेद का रचना नहीं भी हुआ था, थोड़ा सा हो ही रहा था, ठीक है। उत्तर वेद काल यानी कि उसके बाद का यह युग सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था, यानी यही समाज का विकास का एक समय था, ठीक है। सामाजिक जीवन स्थिरता प्राप्त करने लगा था, जो सामाजिक जीवन था वो स्थिर हो रहा था। पितृ सत्तात्मक परिवार का कृतार्थता पालक तथा स्वामी पिता था, यानी कि उस समय जो कर्ताधर्ता होते थे वो घर के पिता ही होते थे। परिवार का प्रमुख होने के कारण सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसमें निष्ठा रखते थे। समाज में 4 वर्णों का स्पष्ट अस्तित्व, ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि मिली है, शूद्रों पर निर्योग्यताओं का थोपा जाना प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता के लिए संघर्ष की झलक भी हमें दिखलाई देती है। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है, 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच का काल माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 आर्य सत्य से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग किसे बनाइएगा। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का वर्णन किया, जिनमें दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, तो ये सारा कुछ 4 आर्य सत्य बताए हैं, ठीक है। देखिए, भगवान बुद्ध ने यह बताया है कि संसार दुखमय है, दुखों का कारण भी दुखों का अंत संभव है तथा दुखों का अंत एक मार्ग है, ठीक है। दुखों के अंत का भी एक मार्ग है और दुख अंत का ही संभव है, इस तरह से वो बताएं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत में बताया है कि प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है और इसे ही आर्य सत्य का प्रथम सिद्धांत कहा गया है, सिद्धांत दुख कहा गया। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही दुख समुदाय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है वह उसकी प्रेरणा से फिर जन्म ग्रहण करता है, इसलिए तृष्णा को दुख समुदाय आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा नहीं करना चाहिए, उनका कहना था कि जो तृष्णा करते हैं ना उनका जन्म फिर होता है, ठीक है, उसी तृष्णा के कारण। तृष्णा का त्याग ही दुख निरोध आर्य सत्य है। तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं का कारण कोई दुख होता है और न मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। जो तृष्णा करते हैं उन्हीं का पुनर्जन्म होता है और जो तृष्णा नहीं करते उनका फिर से जन्म नहीं होता, उनका कहना ये था। और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इस निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इस जो निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिस पर चल कर प्राणी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करता है, ठीक है। तो ये आगे दिखाते हैं। तो देखिए, कोल विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो कोल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को दे दिया जाएगा 2 नंबर का। तो देखिए, कोल विद्रोह ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में 1831-32 के दौरान छोटानागपुर के आदिवासी कोल लोगों का विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे, ठीक है। यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जनजाति ने भी खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह में छोटानागपुर विशेषकर सिंहभूम, पलामू, मानभूम के कुछ भागों की जनजातियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान की ऊंची दर तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में
वही भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना तथा जमींदारों और जागीरदारों द्वारा कुल जनजातियों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न कोल विद्रोह के मुख्य कारण थे। ये सारा कारण भी इसमें बता दिया क्यों हुआ था, ये सारा कुछ 2 ही नंबर का, ठीक है। अब देखिए 1857 की क्रांति की प्रकृति को लिखने के लिए आ सकता है 2 नंबर में, तो देखिए क्या लिखना है। तो इतिहासकारों के बीच इस महान विद्रोह के चरित्र के बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में विद्रोही सिपाही के एक समूह द्वारा एक कानूनहीन विद्रोह था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को आज़ादी के लिए राष्ट्रवादी लड़ाई के रूप में वर्णित किया। मार्क्सवादी लेखकों ने इस घटना को शोषण की सामंती व्यवस्था के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में देखा। महान क्रांतिकारी सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष के रूप में इस विद्रोह को माना, वर्णन किया। देखिए जो 1857 था और 1757 था, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके लिए हुआ था? अंग्रेज लोग लड़े थे, ठीक है। लेकिन 1857 का युद्ध जो था वो आप लोग देखिए हर एक मतलब कि 100 साल में लगभग कर सकते हैं, ठीक है। लगभग जो 100 साल था, 100 साल में एक एक लड़ाई होता ही रहता था। देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए 1857 में भी हो गया, तो 1757, 56-57 में हुआ था प्लासी का। इसमें 1857 में क्रांति हो गया एक आज़ादी को लेकर, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। फिर देखिए 1947 को होता है, ठीक है, 1947 को होता है, 10 साल पहले हो रहा है, लेकिन हुआ और देश आज़ाद भी हुआ, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। एम एन रॉय ने कहा कि यह पूंजीवाद के खिलाफ सामंती प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने इस विद्रोह के सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ नहीं कहा, परंतु यानी कि जो मजूमदार थे वो बोले कि सिर्फ ये सिपाही विद्रोह है, ठीक है, और कोई बड़ा विद्रोह नहीं है। परंतु चूंकि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, जो हिंदू मुस्लिम थे दोनों की एकता स्थापित हुई और सभी अलग अलग उद्देश्य को लेकर ही अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किए। सभी लोग मिलकर विद्रोह किए, ठीक है। अतः उद्देश्य से अलग होने के बावजूद सभी का लक्ष्य एक ही था। उद्देश्य अलग अलग था लेकिन लक्ष्य क्या था? एक ही था, अंग्रेजों को हटाना है, भारत में अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति। अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। अगला देखिए से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण कुलीन वर्ग की संस्था का था। 1907 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, गर मदल और नर मदल, ठीक है। गर मदल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल कर रहे थे तथा नरम दल का नेतृत्व गोखले, नौरोजी और फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। कांग्रेस के गर मदल के सद या पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, परंतु नरमदल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद 1916 की लखनऊ की बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए अधिराज्यीय पद अर्थात डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस लिए की गई थी? तो अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। और कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। ये सारा याद रखना आप लोग को, ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 15 नंबर वाले क्वेश्चन जो 4 ठो आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, तो यह आ सकता है आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में हमारी जानकारी वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। ये सब लिखना है आप लोग को। मुख्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कि उनके रहन सहन, खान पान, विभिन्न वर्गों, आर्थिक क्रियाकलाप तथा धर्म एवं संस्कार संबंधी स्थिति का अवलोकन किया जाता है। भारत में आर्यों की सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांस के कुछ बेहतर हथियार भी, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले कोकेसस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया। प्रश्न वहाँ पूछा जा सकता है आप लोगों को परीक्षा में कि आरा वाला पहिया कौन चलाए थे और कब चलाए थे? 2300 ईसा पूर्व में चलाए थे। और कौन चलाए थे? ऋग्वैदिक कालीन के लोग चलाए थे। सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। जब इस उपमहादेश के पश्चिमी भाग में बसे तब उन्हें राजस्थान के क्षेत्रीय खानों से तांबा मिलता रहा। क्षेत्रीय खान जो था राजस्थान का, उसमें बहुत सारा तांबा मिलता रहा। ऋग्वैदिक लोगों की खेती की बेहतर जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान
इसे संक्षिप्त पाठ मान दे, शायद यह वह फाल लकड़ी की रही होगी। उन्हें बुवाई, कटाई और द्रावणी का ज्ञान था। विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी उन्हें जानकारी थी, यानी कि ऋतु के बारे में भी जानकारी थी कि कौन सा ऋतु में क्या करने से क्या कुछ होगा। जहाँ वैदिक जन बसे थे उन प्रदेशों के आर्य पूर्व पर्वजनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था। वहाँ के लोगों को अच्छा ज्ञान था खेती के बारे में, ठीक है। और आज भी हम लोग वेदों को पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ मिलता है खेती के बारे में। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा की है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन माने जाते थे। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है, उसमें आमतौर से गायें और दासियाँ होती और भूमि कभी न होती, ठीक है। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो इसमें बात यह है कि वहाँ दान भी दिया जाता था। ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था? गौ को दिया जाता था और उसके साथ ही दासियों को भी दिया जाता था, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आर्य लोगों में इन सभी शिल्पों का प्रचलन था। तांबे या कांसे के अर्थ में आया शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु नियमित व्यापार होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, कि मतलब होता ही था, ठीक है। देखिए आर्य जन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद से उल्लेखित समुद्र मुख्य शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। जो भी आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, ठीक है। आर्य लोग क्या करते थे? शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे और पुरातत्ववेत्ताओं को अभी तक ऐसी गढ़वाली बस्तियों का पता नहीं लगा। वे पहाड़ों में स्थित गुफाओं में से भी परिचित थे। तो इसमें से जो वो थे आर्य लोग, वो थे किसमें थे? मतलब जो गुफा वाला घर होता था उससे वो परिचित थे और बहुत सारे गुफाएं भी मिली हैं, ठीक है। हाल ही में हरियाणा में भगवानपुर पुरा नामक स्थल की और पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई हुई और इन सभी जगह उत्तरकालीन हड़प्पा मुद्रा, मृदभांडों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू पाए गए। भगवानपुरा में प्राप्त वस्तुओं की तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखी गई और यही मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल भी है। इन चार स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही है जो ऋग्वेद के पर्याप्त अंशों में मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है। इसलिए हम ऋग्वेदिक अवस्था के समान काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू के अंतर्गत लोह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस जो समय था उसमें जो आर्य का जो आगमन हुआ था वो कहाँ होते थे पहले? तो गुफाओं में होते थे, रहते थे इस तरह से, ठीक है। पहले घर बनाने के बारे में सबको नहीं ना पता था। आज हम लोग देखिए कितना सारा घर वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया बिल्डिंग बना लिए हैं। लेकिन पहले के लोगों का उतना टेक्निक नहीं था, ठीक है, मशीन नहीं होता था, तो कैसे बना पाते आदमी? इसीलिए ऋग्वेद में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व आसपास पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और प्रतीत होता है कि आर्य भाषाभाषी गौर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया, लेकिन रंग भेददर्शी पश्चिमी लेखकों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास, गुलाम और शूद्र हो गए। तो जो जीते गए थे उन दासों को सारा क्या हो गए? शूद्र हो गए, ठीक है। ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। आर्यवर्ण और दास वर्ण जीती गई वस्तुओं में कबीले के सरदारों और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता है, यानी कि जो पुरोहित होते थे और सरदार तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता था और स्वभावतः वे अपने गोतियों और भाई बंधुओं का वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते गए। इससे कबीले में सामाजिक असमानता का सृजन हुआ। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग यानी प्रजा। इस तरह का विभाजन ईरान में भी हुआ। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। यह साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास पता खेती के काम में या उन उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु
किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता चक्की चलाने वाले। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। गायें, रथ, घोड़े, दास दासियाँ आदि दान में दी जाते थे। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई और इसे सामान्य कबायली लोगों को वंचित करते हुए राजाओं और पुरोहितों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर राजस्व वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। तो हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है उस समय में, ठीक है। और अन्नदान का भी विरल वर्णन ही मिलता है। और हम दास दासियाँ पाते हैं, लेकिन मजदूर अर्थात मजदूरी पर खटने वाले श्रमिक नहीं देखते। समाज में कबायली तत्व प्रबल थे तथा कर संग्रह और भूमि संपदा के स्वामित्व पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ, तो समाज अब भी कबायली और बहुत कुछ समता निष्ठ था। तो इसमें एक क्वेश्चन खत्म हो गया आंसर इसका, ठीक है। इतना लंबा आप लोग को समझाएं, बढ़िया से समझाएं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, थोड़ा बढ़िया नाम उठाइएगा कि हाँ इनके चैनल से अगर देख के गए तो बढ़िया से लिख पाएँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, परिणामों के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या क्या देखेंगे वो पहले ही बता देते हैं। देखिए, तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पीडीएफ में, यानी दूसरा जगह देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के परिणामों का वर्णन करें बोल रहा है, तो इसमें इसी समय जो झांसी की रानी होती थी ना, वो भी लड़ी थी, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति। बहुत ज़्यादा खराब आदमी था अंग्रेज लोग, मतलब कि वो अपने को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलता था और हम लोग को कोई समझता ही नहीं था, ठीक है। भारतीयों को कोई समझता ही नहीं था फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, 1857 की क्रांति के परिणाम बहुत व्यापक थे। इसके पश्चात अंग्रेजों की नीतियों में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसके बाद भी जो अंग्रेज लोग बहुत सारा परिवर्तन कर दिए, ठीक है। विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी दृष्टिकोण में परिवर्तन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में देखिए। देशी शासकों के प्रति दृष्टिकोण के रूप में विद्रोह में देशी शासक या तो तटस्थ रहे या उन्होंने अंग्रेजों को समर्थन दिया। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ का जो देशी शासक था, या तो लड़े उनसे या तो उनका सपोर्ट किए, दोनों में से एक चीज़ किए, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों, प्रगतिशीलता, विरोधी भक्ति, राजनीतिक मित्र के रूप में इनकी पहचान स्थापित हुई। अंग्रेजों की ओर से तुष्टीकरण की नीति एवं समझौतावादी दृष्टिकोण उनके राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार किया। जहाँ साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग, डलहौजी के गोद निषेध नीति का परित्याग और सम्मानित किए जाने का दृष्टिकोण। जो था डलहौजी के गोद निषेध नीति का, यानी कि जिनका बेटा नहीं होगा, ठीक है, वो गोद नहीं ले सकता बेटा का, और वो लेगा कर गोद तो उनको राजा नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए झांसी की रानी लड़ रही थी, ठीक है। उन्हें मौद्रिक और प्रादेशिक पुरस्कार दिया जाना 1861 में गया। बाद के दिनों में उनके अधीनस्थ, देखिए यहाँ कुछ स्पेशल चीज बोला गया था, ठीक है। देखिए क्या, तो 1861 में स्टार ऑफ इंडिया का सम्मान पटियाला, बड़ौदा, भोपाल, ग्वालियर आदि राज्यों को दिया गया। बाद के दिनों में उनके अधीनस्थ को स्थापित किया जाना, ब्रिटिश परम सत्ता के प्रति उनकी निष्ठा को स्थापित किया जाना, ये सारा के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण के रूप में अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह के कारणों का विश्लेषण और मुस्लिम कारक को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाना। मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण सैन्य व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है, जो मुसलमानों की भूमि पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने में दृष्टिगोचर होती है। कुल मिलाकर अंग्रेज लोग जो थे ना, यहाँ का जो भूमि था उस पर भी हक जमा रहे थे, लेकिन किस मामले में, खेती करवा के वो सारा चीज़ ले लेते थे, ठीक है, राजस्व वगैरह वसूल लेते थे और उनको किसी से मतलब नहीं था वैसा, ठीक है। मतलब यहाँ का आदमी मर जाए तो मर जाए, लेकिन उनको जो राजस्व चाहिए बस अपने मतलब से। आगे देखिए, जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण के रूप में जमींदारों के प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण था। जमींदार रख दिए थे कि गाँव, ये सारा गाँव का आपको लेना है और हमको देना है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग ही लेते थे टोटल मिला के। जमींदारों को शक्तिशाली वर्ग के रूप में समझा गया, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी शक्ति के लिए अवरोध के समान थे। बाद में जो जमींदार लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा ही होशियार थे, ठीक है। वो सारे लोग क्या करते थे, लाठी वालों को ले आकर रख देते थे। बोलते थे कि जब लेने आएगा ना अंग्रेज लोग, तो मेरा ही नौकर जाकर, मतलब उसका नीलाम किया जाता था ज़मीन को, ठीक है। किसान अगर राजस्व नहीं दे पाया तो उसका ज़मीन का नीलाम कर दिया जाता था। नीलाम करने के टाइम में क्या होता था कि उसका जो नौकर था, जो ज़मींदार था,
उसका ही नौकर बोलता था हम इतना देंगे और देता भी नहीं था, ठीक है। और जब लेने आता था अंग्रेज का कर्मचारी ना, तो लाठी लेके खड़ा रहता था कि मारिए देंगे तो आपको, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से ज़मींदार को फ़ायदा हो जाता था, उसका ही ज़मीन हो जाता था। अब देखिए आगे क्या है। ज़मींदारों को भारतीय समाज के परंपरागत नेता के रूप में स्वीकार किया गया। उनके हितों अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई। सरकार द्वारा जब्त किए गए भूमि क्षेत्रों को उन्हें वापस किया गया। तो ये सारा कुछ किया गया। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति दृष्टिकोण के रूप में विद्रोह के दौरान बुद्धिजीवी वर्ग की तटस्थता और अंग्रेजी सरकार द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग के इस दृष्टिकोण को सराहना। बाद के दिनों में इसी वर्ग के द्वारा औपनिवेशिक शासन के स्वरूप का विवेचन, इसी वर्ग के द्वारा राजनीतिक आंदोलन में नेतृत्व और इसी के द्वारा राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान और बुद्धिजीवी वर्ग की इस भूमिका की अंग्रेजों के द्वारा आलोचना की गई। तो ये सारा कुछ था। आगे देखते हैं सुधारों के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। विद्रोह के पश्चात सैनिक और प्रशासनिक नीति। तो वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। और आप लोग को पता ही थोड़ा दूसरा टाइप का लगने लगता है ये स्क्रीन देखते टाइम, ठीक है। देखिए क्या है, विद्रोह के पश्चात यानी कि विद्रोह के बाद और सैनिक और प्रशासनिक नीति क्या था। तो सैन्य नीति के रूप में सामान्य तौर पर सैन्य व्यवस्था में यूरोपीय प्रभुत्व का स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। और देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से देखिए। प्रशासन नीति के रूप में 1858 में एक नया अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को समाप्त किया गया। इस नियंत्रण को ब्रिटिश राजतंत्र को हस्तांतरित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश ले लिया। बोला कि अच्छा ये कंपनी इतना फायदा कमाएगा और हम नहीं कमाएंगे, तो वो कंपनी ही ले लिया, ठीक है। तो इस पे अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। देखिए इनसे यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अतिले उत्तरी, जैसे घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए, तो सुतकांगे डोड़ में, सुतकोटड़ा में, ठीक है, सुतकोटड़ा में। अब देखिए और क्या है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये देखिए फट गया, थोड़ा दूसरा टाइप का लग रहा है ना, इसको थोड़ा बढ़िया करते हैं। देखिए फिर भी उसी तरह, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आगे देखिए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे, ठीक है। महरौली के लोह स्तंभ किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और आगे देखिए हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो ह्वेनसांग भारत आए थे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम। आगे देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जा सकता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो सिंधु नदी के तट पर बसा था। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशाल नगर के अवशेष भी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और देखिए जैन धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें बोलना है यह भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इनमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। महावीर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये आपका जैन धर्म के बारे में हो गया। अशोक के धर्म के बारे में अगर पूछा जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा चलाए गए नए सिद्धांत को अशोक के धर्म कहा जाता है। यह एक प्रकार का नैतिक उत्थान का मार्ग था। यह एक तरह से कोई नए धर्म नहीं था, बल्कि प्रजा के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करने व सिद्धांत थे। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी। दरअसल से यहाँ जो है थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो बोलेंगे तो बढ़िया से ही बोलेंगे। देखिए बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य के बारे में, दुख के कारण, दुख निरोध के उपाय, ठीक है। तो देखिए बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखी दुख है, और महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण अर्थात इच्छा होती है, यानी इच्छा जिनका है वही उन्हीं को दुख होता है ना। जिनका इच्छा नहीं उनका दुख क्या होगा, कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख दूर होने के लिए निवारण आवश्यक है, यानी कि क्या करने वाला है, इसलिए कृष्ण पर विजय आवश्यक है, यानी तृष्णा पर विजय, ठीक है। तृष्णा जो है, लालच तृष्णा जो है, उस पर विजय प्राप्त करना ही दुख का निरोध है। आगे देखिए इसका खत्म करने का उपाय, महात्मा बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य में दुख दूर करने के उपाय बताए हैं। तो आप लोग को लिख देना दुख दूर करने के उपाय। मथुरा शैली और गंधार शैली, इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। मथुरा तथा गंधार शैली का विकास कुषाणों के सैनिक शासन में हुआ था। मुख्य रूप से यह अपने चरम पर कनिष्क के शासन काल में विकसित हुआ, और मथुरा शैली में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती थी, जिसमें आदर्शवाद,
अदर का मिश्रण था, ठीक है। इसको देखिए इसमें छोड़ करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं, ठीक है, ताकि बढ़िया से दिखे। नहीं दिख रहा बढ़िया से, कोई बात, चलिए। तो कुषाणों के समय में हुआ तो आपको पता चल गया। अब देखिए आगे क्या है। मथुरा शैली में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जिसमें आदर्शवाद, आध्यात्मिकता व मिश्रण है। वहीं गांधार शैली में यूनानी शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आप लोग को अंतर पता चलिए ना, इसमें जो है सो भारतीय कुषाणों के शासनकाल में हुआ था और ये जो हुआ था यूनानी शासनकाल में हुआ था। इस शैली की मूर्तियों के मुख पर तेज भरकम सुडौल शरीर, पंचर टेबल एवं झिल्लेदार वस्त्रों का प्रयोग होता था। तो ये सारा होता था। आगे देखिए जो 15 नंबर का आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, ठीक है। इनके बारे में आप लोग को पता होगा। देखिए जैसे इसमें देखिए सम्राट तथा विजेता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन करें और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन करें। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसकी विवेचना करें, यानी कि इनके बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ जितना भी कुछ लिखा हुआ आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए और इसको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें से हम जो है सो थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन इन्हें तो बोल ही देते हैं बढ़िया से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और लंबा भी हो रहा है वीडियो। ठीक है। गुप्तकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, तो पुरातात्विक स्रोत पहले लिखना है, जिसमें अभिलेख आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, मोहरे आ जाएगा, मूर्तियाँ, चित्रकला अवशेष आ जाएगा। फिर साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, विदेशी विवरण जैसे कि फायान, सुंगयुंग, हवेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, ठीक है। तो असल से ये सारा पॉइंट है। तो इसको देखिए पढ़ कर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा तो सारा खत्म हो गया इधर का, तो देखते हैं इसको पढ़ के। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक युगांतरकारी घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इस वंश की नींव रखी थी। वह एक कुशल सेना नायक और वीर योद्धा था। वहीं चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ का महान ज्ञाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कई किंवदंतियां एवं परस्पर प्रचलित हैं। कोई ठोस प्रमाण कम उपलब्ध है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभिनयनों के क्रम में विद्वानों के बीच मतभेद, यानी कि उनके बारे में थोड़ा मतभेद तो है, होगा ही, उस समय कुछ नहीं न था लिखने वाला, इसीलिए। वहीं सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों को जीता। कहा जाता है कि विदेशी शासन के विरुद्ध जनता के बीच असंतोष का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी दस्ता से मुक्त कराया, ठीक है। तो धनानंद से भी मुक्त कराया और उधर सिकंदर भी आ रहा था, उससे भी बचाने का उपाय बताया, ठीक है। सारा कुछ किया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया और मुद्रा राक्षस के अनुसार कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने यह सहायता की थी। 2 वर्षों की युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। धनानंद की सैन्य शक्ति को देखते हुए ऐसे अनुपम लग जाता जैसे कि संघर्ष में भीषण रक्तपात हुआ हो। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य को कश्मीर पर भी विजय प्राप्त हो गई थी। इसके बाद 321 ईसा पूर्व के विधिवत रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को राज्याभिषेक हो गया और प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, चाणक्य बनाए गए थे, ठीक है। पंजाब और सिंध में यूनानी शासन के उन्मूलन तथा मगध से नंद वंश के विनाश के बाद, थोड़ा सा अजीब टाइप का टाइपिंग है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, बट डजेंट मैटर, ठीक है। चंद्रगुप्त का शासन संपूर्ण उत्तर भारत में स्थापित हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अन्य प्रदेशों को जीतना प्रारंभ कर दिया और सौराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत के विजय के प्रमाण शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमी भारत और सौराष्ट्र प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये जो है सो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है, रुद्रदामन। सौराष्ट्र विजय के बाद तथा उज्जैन दोनों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया था। कोंकण क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन। इसके प्रमाण वहाँ से अशोक के शिलालेख से मिलते हैं। अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राज्यों के उल्लेख मिलने से स्पष्ट होता है कि सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। तो बाकी और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग को देखना है। गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत देखिए यहाँ क्या कुछ बोला जा रहा है। उत्तर गुप्तक को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णक कहा जाता है, स्वर्णयुग कहा जाता है। मौर्यों के पतन के पश्चात भारत में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को दूर करते हुए गुप्त शासकों ने संपूर्ण भारत को एक छत्र के अधीन कर लिया, खोई हुई भारतीय प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। इस युग में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, साहित्यिक
कला विज्ञान के क्षेत्र में भरपूर उन्नति की। इस वंश को जानने के लिए कई ऐतिहासिक स्रोतों में मौजूद हैं और प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत में देखिए, इस स्रोत को सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार के हेर-फेर संभव नहीं है। इसके अंतर्गत निम्न स्रोत को मतलब रखा जाएगा, ठीक है। अभिलेख में गुप्तकालीन प्राय सभी शासकों के अभिलेखों में मिले हैं, जो गुप्तकालीन इतिहास जानने के लिए एक प्रमुख स्रोत हैं। गुप्तकालीन शिलालेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र, दानपत्र, स्तंभ लेख आदि पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन अभिलेखों का भाषा संस्कृत है। इन अभिलेखों में गुप्त शासकों की वंशावली, उनके विजय अभियानों आदि का विवरण है। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल से उसके राज्य सीमा के निर्धारण से भी यह सहायता मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख गुप्त अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय के महारूढ़ी तथा उदयगिरि अभिलेख का, कुमारगुप्त के मंदसौर, भानुगुप्त के एरन अभिलेख इत्यादि है, ठीक है। अब सिक्का देखिए, सिक्का में बहुत सारा छपा हुआ होता था, ठीक है, चांदी का वगैरह का। तो सिक्का से भी बढ़िया लिखना है, सिक्का को भी, मोहरे के बारे में भी लिख लेना है, ठीक है। स्मारक यानी कौन कौन से स्मारक होते थे। गुप्तकालीन अनेक स्मारक एवं कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे गुप्तकालीन स्थापत्य कला की जानकारी होती है, ठीक है। तो आगे से मूर्तियों में भी छापा जाता था बहुत सारा, ठीक है। चित्रकला भी बनाया जाता है। अवशेष बहुत सारे तो मिले ही। साहित्यिक स्रोत में देखिए, धार्मिक साहित्य में कौन सा बुक इसमें बोला जा रहा है, स्मृति के बारे में है, ठीक है। और देखिए धर्मेतर साहित्य भी था कुछ, जैसे में देखते हैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो आर्यभट्ट का खगोलविद, ज्योतिष शास्त्री हुए, ठीक है। तो ये सारा कुछ, विशाखा दत्त का भी है, अर्थशास्त्र है। विदेशी विवरण भी कुछ मिलता है, जिनमें से फायान का है और सुंगयुंग हेवेनसांग इत्सिंग अल्बरुनी। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आप लोग को जानने को मिला इस वीडियो में, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि जितना कुछ बताया गया इससे बाहर से नहीं आएंगे, तो जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसको आप लोग सारा तैयार कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी उसमें बताया ना, तो वो भी आएंगे, ठीक है। तो और भी कौन कौन से चीज़ बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, चलिए उसी में जाते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हो गया आपका, वैदिक युग के बारे में, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपदों के बारे में नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत हुआ, जैन धर्म के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्तों के बारे में हो गया, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी आएगा, ठीक है, उसके बारे में नहीं हुआ। मुगल साम्राज्य के बारे में भी शायद नहीं हुआ, ठीक है। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर, ये सारा कुछ, इनमें से सारा कुछ आपको रेडी रखना है, ठीक है। बाकी जितना कुछ बताया ना वो सारा तो रहेंगे ही, बाकी ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा काम कर रहा है, तो आप लोग को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अभी तक हम कुछ खाए नहीं है, ठीक है, यानी कि सुबह से लगे हुए आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, ठीक है। और भी फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनका भी लाभ हो सके, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।